फ्रेंड्स, मैं कुणाल मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएसके रामायण विद कुणाल सर में। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं अपने मेरे प्रीवियस वीडियो पर अपना इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू फॉर शोरिंग योर लव ऑन माय प्रीवियस वीडियो। अब मैं आपके लिए कुछ कंटेंट लाया हूँ। प्रीवियस 2 वीडियो हमारी इंफॉर्मेशन के लिए हो गए, अब मैं कंटेंट लाया हूँ। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि श्योर शॉर्ट 25 क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी क्वेश्चंस फॉर एनडीए सीडीएस सीएपीएफ 2020। अभी आने वाले हमारे एनडीए के लिए, ठीक है, और सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए, इन तीनों पेपर के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमारे, इससे मैं गारंटी देता हूं, मैंने सारे वही क्वेश्चन इसमें दिए हैं जो आपके इस पेपर में आ सकते हैं। वही सारे के सारे मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। इन पूरा वीडियो देखेगा, लास्ट तक, एंड तक वीडियो देखेगा। सिर्फ 25 मैंने दिए हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना होए। 25 इसलिए दिए कि आप लोग सारे के सारे देगा और इनमें से एक ना एक तो पक्का आएगा, पक्का। सिर्फ जरा सा वीडियो देखने से आपके कुछ मार्क्स जरूर सिक्योर हो जाएंगे। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन देखते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी बताता रहूंगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 163 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। Article 1 gives power to Parliament to enact laws regulating citizenship. Which of the following statement given above is are correct? अब ये बताना है, तो कैसे सोचे। आर्टिकल 163 है। अब अभी तो मैंने पॉलिटी की क्लासेस नहीं शुरू की है, वरना तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 153 होता है जो गवर्नर और स्टेट के बारे में बताता है, 163 नहीं बताता। तो हमारा ये जो आर्टिकल दिया हुआ है ये गलत हो गया। आर्टिकल 163, आर्टिकल 1 हाँ सही है, क्योंकि 5 से 11 सिटीजनशिप है हमारे यहाँ। तो पार्ट 2 है और उसमें सिटीजनशिप है, तो उसी की वजह से तो इसमें ये 11 आर्टिकल सही दिया है। तो मतलब इसका आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर बी। पहले का बी सही है। आप लोग भी कोशिश करिएगा कि इसको एक बार 25 में से 25 करने की कोशिश करिए, और जिसके 25 में से 25 सही हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो मैंने बताया वो आप देख लीजिए। ये देखिए जो मैंने बताया, आर्टिकल 153 कहता है गवर्नर ऑफ स्टेट के, 154 है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। याद रखिए आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट का है, ठीक है। 53 100 लगा के वो गवर्नर का है। जो प्रेसिडेंट का काम यूनियन में, वो हमारे गवर्नर का काम स्टेट में। तो याद रखिएगा आर्टिकल 153 है जो आपको याद रखना फॉर गवर्नर। और सिटीजनशिप के लिए आर्टिकल 5 से 11, ठीक है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 25 की बात करें, मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात है। इट प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ फ्री कंसाइंस प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. These rights are available to all persons. State cannot regulate or restrict any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. ठीक है। तो अब इनमें ये भी स्टेटमेंट वाइज है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो दूसरे के हिसाब से देखें तो इनमें से हमारा 1 और 2 ओनली वाला सही है। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कैसे, क्यों, कहाँ पर, ठीक है। इनमें से 3 गलत क्यों हुआ ये हम समझते हैं ऑप्शन में लगा के। तो ये देखिए इस स्लाइड में हम देखते हैं, तो देखिए लिखा है सामने ही आपके, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन के लिए है ये, तो स्टेटमेंट सही हुआ। थर्ड वाला जो कह रहा है कि स्टेट कैन नॉट, जबकि यहाँ पर लिखा है स्टेट इज परमिटेड टू रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। ये डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत के नोट्स हैं, तो इन पे हम संदेह तो कर नहीं सकते। तो हमारा इसी के हिसाब से जो आपने अभी देखा, जो हमारा आर्टिकल 25 था वो पूरा का पूरा सही हुआ, और तीसरा स्टेटमेंट उसका गलत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एसोसिएटेड विद इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। प्रेसिडेंट रूल कौन कौन से आर्टिकल से रख सकता है?
तो आर्टिकल 355 दिया है, 365 दिया है, 356 दिया है। तो बड़ा सिंपल है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रूल अगर लगता है किसी भी आर्टिकल, तो ये हमेशा लगता है तीनों के तीनों जो दिए हैं, आर्टिकल 1 2 3, ठीक है, मतलब ऑप्शन डी है इसका, 1 2 3 ऑप्शन दोनों तीनों सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। Article 355 imposes a duty on the center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution। मतलब गवर्नमेंट कंस्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही। 356 कहता है इन फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, प्रेसिडेंट का रूल लगाइए, ठीक है वही। और ये देखिए बाकायदा लिखा हुआ है कि आर्टिकल 356 और 365 के तहत प्रेसिडेंट का रूल लगता है, और 355 ये आपके सामने दिया, ये हमारे ऑप्शन में दिया होता, तो सारे के सारे ऑप्शन उसके सही थे। नेक्स्ट आते हैं, सारे क्वेश्चन वही वाले हैं जो आजकल न्यूज में चले थे हमारे थोड़े दिन पहले। महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट का रूल सोचा जा रहा था, तो प्रेसिडेंट रूल के मैंने सारे कुछ दिए। Which of the following motions can only be introduced in लोकसभा? इनमें से कौन सा ऐसा मोशन है जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है? पहला नो कॉन्फिडेंस ऑप्शन, एडजर्नमेंट मोशन, क्लोजर मोशन, प्रिविलेज मोशन। इनमें से कौन कौन सा है जो हो सकता है? तो आंसर है 1 and 2 ओनली, सिर्फ पहला और दूसरा वाला हो सकता है जो लोकसभा में। क्लोजर और प्रिविलेज मोशन वो किसी भी हाउस में हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखना है आपको तो ये देख लीजिए। क्लोजर मोशन, इट इज अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर to cut short the debate on a matter before the house. If the motion is approved by the house, debate is stopped forthwith and the matter is put to vote. तो क्लोजर मोशन ही, प्रिविलेज नाम ही से बता रहा है, अगर कोई भी हमारे यहाँ मेंबर है हाउस का, वो अपने अधिकार के विरुद्ध कोई काम करता है, तो उसके के लिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लिखा हुआ है, तब हम ये वाला मोशन निकालते हैं, तो वो किसी भी हाउस में निकल सकता है। एडजर्नमेंट मोशन होता है कि अगर कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई मैटर है, वो इतने समय हमें इम्पोर्टेंस ज़्यादा है उसकी, उसको डिस्कस किया जाए बाकायदा कोई और मैटर छोड़ के, तो उसे एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं। कहीं पर भी ये आ सकता है मोशन, ठीक है। नोट्स तो आप इसमें स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, मैं आपको मतलब इम्पोर्टेंट बात बताया दे रहा। नेक्स्ट आगे करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Impeachment process of President of United States America can be initiated in either Senate or House of Representatives. US President stands impeached if the House of Representatives passes the impeachment resolution by a majority of not less than 2/3 of membership of the House. Impeachment procedure of Indian President can be initiated only in Rajya Sabha. अब कौन सा सही है, पहले तो मैं आंसर मार्क कर दूं, तो उसके हिसाब से नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव इसमें सही है, पूरा का पूरा नन ऑफ द, कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ वो हम समझते हैं। तो देखो चलो, यूएस के प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट तो नहीं पता हमें, लेकिन इम्पीचमेंट ऑफ अपने प्रेसिडेंट का तो पता है, वो लोकसभा से शुरू ही नहीं होता, ऐसा तो गलत है, तो ये गलत हुआ। अब दो पहले और दूसरे स्टेटमेंट के लिए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने अपने नोट से दिखाया है आपको कि कैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट वो यूएसए के प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है। रिप्रेजेंटेशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट इन रीजंस ऑफ ब्राइबरी, ट्रेजन और अदर क्राइम्स। ये क्यों मैं लाया हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट चल रहा था। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शुड पास बाय 51% सिंपल मेजॉरिटी, और वहां कितना लिखा हुआ था 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, तो वही स्टेटमेंट गलत हो गया। देन द ट्रायल होता है, उसके बाद चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रोसिक्यूशन में, सेनेट होती है वहां पर ज्यूरी में, प्रेसिडेंट कोई भी अपना डिफेंस का लॉयर अपॉइंट कर देता है, सेनेट वोट करती है 67% मतलब 2/3 के लिए, प्रेसिडेंट गिल्टी होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट चार्ज लेते हैं रिमाइंडर टर्म के लिए। ये भी बड़ी जरूरी बात है, ध्यान रखिएगा कि उनके यहाँ वाइस प्रेसिडेंट अगर चार्ज लेते हैं तो रिमाइंडर टर्म के लिए लेते हैं। अगर वहाँ 4 साल का टर्म होता है और 2 साल में प्रेसिडेंट गिल्टी हुए, तो 2 साल तक वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट रहेगा एज प्रेसिडेंट, और हमारे यहाँ मैक्सिमम 6 मंथ्स है। ये डिफरेंस जाने देना इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में। नेक्स्ट आते हैं। Consider the following statement about the Constitution.
Article 30 gives rights only to religious minorities to establish and administer educational institutions, and Article 29 allow only minorities to conserve their distinct culture, language and script. अब ये फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 से रिलेटेड है। अब ये कैसे समझें, कैसे करें, तो इसके लिए जो इसका सही आंसर बैठता है वो है वन ओनली। वन ओनली है जो इसका, ये आर्टिकल 29 थोड़ा सा गलत दिया है, तो सिर्फ माइनॉरिटीज को नहीं देती आर्टिकल 29 राइट की कंजर्व करो अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते तो ये देख सकते हैं, आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, यही एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन है जिसकी वजह से वो वाला ऑप्शन गलत हो गया। residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ के आर्टिकल हैं, कैसे कैसे हैं, वो सब समझ में आ जाएगा जब हमारी पॉलिटी की क्लासेस शुरू होंगी। सब ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा होंगे। नेक्स्ट, which among the following removed right to property from part 3 and added it under article 300? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि बहुत हमारे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंटों में से है। 44th अमेंडमेंट 1978, 4478 इसे कहते हैं। 4478 ने राइट टू प्रॉपर्टी हटाया और उसे जोड़ दिया था आर्टिकल 300A में, और 300A में राइट टू प्रॉपर्टी आजकल जुड़ी है एज लीगल राइट। लीगल राइट है मतलब विधि का नियम है, अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रही। तो ये याद रखिएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए सामने मैंने इसके आपका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि 4478 जो हमारे यहाँ अमेंडमेंट हुआ उसी की वजह से हमारे यहाँ अबॉलिश द राइट टू प्रॉपर्टी, एंड आफ्टर अबॉलिशिंग द राइट टू प्रॉपर्टी इट वाज एडेड इन आर्टिकल 300A। 300A में उसको ऐड कर लिया गया था, पार्ट 12 में है 300A, पार्ट 12 ही तक 300 जाएगा तो इसलिए वो लिखा हुआ पूरा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 8th, consider the following statements। following statement, the minimum age prescribed for any person to be a member of panchayat is 25 years. A panchayat reconsidered after premature dissolution continues only for the remainder period। मतलब भैया मिनिमम एज पंचायत में जाने के लिए 25 है इनके हिसाब से, और पंचायत जो पहले डिसॉल्व हो जाती है, अगर वह फ्रेश पंचायत बनती है तो वह फ्रेश पंचायत जो उसका टर्म होता है 5 साल ही तक रहेगी। मतलब ये कहना चाहते हैं जैसे 3 साल में पंचायत गिर गई, मतलब पंचायत को हटा दिया है, तो अब जो नई पंचायत बनेगी वो 2 साल तक रहेगी, ऐसा नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट ये हुए गलत, आंसर है नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट आते हैं, बड़ा सिंपल था, आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, अच्छे से करिए, खुद बिना अपने मेरे आंसर बिना देखे करिए। कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि जब इस क्वेश्चन को करने का देखिए एक तरीका होता है, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, कुछ जजेस के केस हैं, उनको समझते हैं कि जब ये कह रहा है कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जैसे ही इसने जजेस का ऊपर के 2 ऑप्शन तो काट दो, ऊपर के 2 ऑप्शन इसलिए काट दो भैया जजेस का केस होगा तभी कॉलेजियम आया होगा। केशव भारती का केस बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड 42nd अमेंडमेंट 1976 है, इससे कॉलेजियम सिस्टम तो आया नहीं। थर्ड और फर्स्ट जजेस का केस है, अब थर्ड जजेस का केस जो है वो है हमारा आंसर। थर्ड जजेस का केस हुआ था, उसमें हमारे कॉलेजियम आया था। कैसे आया था, क्या पूरी हिस्ट्री थी, वो आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए। थर्ड जजेस केस 1998, ये पूरा हमारा केस हुआ था। द कोर्ट अपॉइंट opened that the consultation process to be adopted by the Chief Justice of India requires consultation of plurality of 2 judges। मतलब एक सीनियर मोस्ट जज होगा और उसके साथ 4 और जजेस हुआ करेंगे, उसे कहेंगे हम कॉलेजियम। ये कॉलेजियम तब थर्ड जजेस केस में बना था,
You should consult a collegium of 4 senior most judges of Supreme Court. एक CJI प्लस 4 अदर जजेस को कलोजियम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। Consider the following regarding appointment of Supreme Court judges. Judges of Supreme Court are appointed by the President. Judges of Supreme Court are appointed by President. Executive has the primacy in appointment of judges. Which of the following statements given above are correct? तो अगर इसमें देखा जाए तो अगर आप पहले से थोड़ा पढ़े होते, वैसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले आया हूँ, पहले आप समझ लीजिए कि एक बार मेरा पॉलिटिक्स कोर्स करने के बाद आपके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन हलवा हो जाएंगे। आप एक बार बस जीएस की रामायण विद कुणाल सर में लगे रहिए, आपको सारे ये जो क्वेश्चन है सब बड़े सिंपल लगेंगे। इसका आंसर है 1 ओनली। एग्जीक्यूटिव की कोई सुप्रीमेसी नहीं होती हमारे यहाँ इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ये ध्यान रखिएगा। और जजेस जो भी हैं हमारे अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विद रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे इलेक्शन कमीशन को ध्यान रखते हुए कंसीडर करिए फॉलोइंग स्टेटमेंट को। इट इज अ सिंगल मेंबर बॉडी। Chief Election Commissioner cannot be removed from his office except in same manner and on the same grounds as a judge of Supreme Court. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इट इज नॉट अ सिंगल मेंबर बॉडी। ये 3 टीयर की बॉडी है भैया, 3 होते हैं लोग। एक सीसी होता है, एक होता है चीफ और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो हो गए 3 लोग, इसीलिए पहला वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। आंसर हो गया हमारा 1 ओनली। ठीक है, ओ सॉरी, आंसर हमारा हो गया ए नट, गलत मार्क कर दिया। जो सही है, इन्होंने सही पूछा, गलत नहीं पूछा, तो 2 ओनली हो गया हमारा। ठीक है, तो 11th का बी। नेक्स्ट आते हैं 12। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। शेड्यूल और प्रोविजन दिए हुए हैं। सेकेंड शेड्यूल क्या बताता है, थर्ड शेड्यूल क्या बताता है, फोर्थ क्या बताता है, फिफ्थ क्या बताता है। इनमें से बताना है कौन से सही है। ठीक है, कौन से सही हमारे मैच हैं इसमें। सेकेंड शेड्यूल अमेंडमेंट्स, मतलब अमेंडमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। थर्ड शेड्यूल ओथ ऑफ ऑफिस। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा ऑफ स्टेट्स। फिफ्थ शेड्यूल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा सही है? फिफ्थ शेड्यूल थोड़ा सा इन्होंने गलत डाल दिया है। फिफ्थ शेड्यूल होता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज, और ये जो लैंग्वेज वाला है ये हमारा होता है 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल होता है लैंग्वेज वाला, इन्होंने 5th शेड्यूल में डाल दिया। तो इस हिसाब से हमारा सही कौन सा? 1 2 3 ओनली। 1 2 3 ओनली हमारे बिल्कुल सही आंसर हैं। सारे वही क्वेश्चन है जो आजकल हमारे यहाँ बर्निंग टॉपिक्स हैं। Which of the following states UT have uniform family laws on of uniform civil code? मतलब ये सिंपल सा पूछना चाहते हैं यूसीएल भैया कहाँ लग रहा है। आंसर होता है गोवा। बड़ा सिंपल है, सबको पता है गोवा में सिर्फ यूसीएल लगता है। यूसीएल हमारे यहाँ डीपीएसपी में जुड़ा है और डीपीएसपी का आर्टिकल 44 है जो हमारे यहाँ यूसीएल को बताता है, यूनिफॉर्म सिविल लॉ को। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 44 टेल्स अबाउट यूसीएल। ठीक है, ये लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हमारी डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में? 36 to 51, इसमें हमारी सारी डीपीएसपी जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा सिंपल है। क्लासेस करेंगे तो आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। अब ये सारे के सारे जितने हैं जो मेरे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे उन सबको ये क्वेश्चन आते हैं, ये सब कुछ मैंने पढ़ा है। नेक्स्ट आप Consider the following statements. Hindi in Devanagari script is the national language of India. There are 22 languages provided for under 8th schedule of Indian Constitution. Which of the following statement is given correct? तो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट चलो सही है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है हमारी हिंदी। और ये कौन से आर्टिकल, मतलब कैसे जुड़ी हुई है, ये कोई पूछे तो आंसर होता है 7 का क्यूब। 7 का क्यूब मतलब कितना होता है? 343 आर्टिकल कहते हैं हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन।
और 22 लैंग्वेज है, ये हमें पता है, ये हमारे 8th शेड्यूल में जुड़ी हैं। 8th शेड्यूल में हमारे लैंग्वेज जुड़ी हैं, जो आज तक 3 बार अमेंड हुआ है, 3 बार अमेंड हुआ है, मतलब उसको 3 बार हमने अमेंड किया है। ध्यान रखिएगा, 8th शेड्यूल के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, और ऊपर हिंदी के लिए। तो इसके हिसाब से भैया हमारा आंसर कौन सा सही हुआ? आंसर हमारा हुआ 2 ओनली, सिर्फ 14 का बी आंसर है जो सही है। नेक्स्ट आते हैं 15। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। It provides for free and compulsory education to the children in age group 6 to 14 years. It provides for minimum 33% seats to be reserved in the private school for the benefit of the economically poor sections. It provides for guidelines for the school infrastructure and teacher-student ratio. अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन बताता हूँ कि कैसे लगाया जाता है। ये हमसे कह रहा है कि भैया राइट टू एजुकेशन, इनमें से कौन कौन सी चीज बताती है राइट टू एजुकेशन, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, राइट टू एजुकेशन का एक्ट है। तो राइट टू एजुकेशन में देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन एजुकेशन की बात कर रहा है। भैया आर्टिकल वो पहला बात कर रहा है, तीसरा बात कर रहा है। दूसरे में एक चीज बड़ी क्लिंच है जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि दूसरा कह रहा है प्राइवेट स्कूलों में रिजर्वेशन। प्राइवेट स्कूलों में तो आप खुद ही पढ़ो, कहाँ रिजर्वेशन होता है, ये ऐसा तो कभी नहीं हमने सुना। तो जाहिर सी बात है कि ये दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, दूसरा गलत है। और सिर्फ जो आंसर सही है वो है ऑप्शन, मतलब जो आंसर होगा हमारा वो है सी, 1 and 3 ओनली। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में कहाँ रिजर्वेशन होता है, कोई रिजर्वेशन नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा सिंपल होता है। इसके लिए आपको राइट टू एजुकेशन के सिर्फ वर्ड पर जाना है, राइट टू एजुकेशन में क्या लिखा है, बस वर्ड एजुकेशन है, एजुकेशन एजुकेशन 2 में दिख रहा है, एक में प्राइवेट दिख रहा है। भारत के संविधान सारे काम करता है सरकारी के लिए, पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक ऑफिसेस, पब्लिक ये पब्लिक वो, कभी प्राइवेट का कोई बात नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं 16. Which one of the following are means to acquire citizenship of India? इनमें से कौन से तरीके हैं जिससे हम भारत में नागरिकता बहुत जरूरी है, याद रखना, बर्निंग टॉपिक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन, फिर सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, नेचुरलाइजेशन। तो आंसर जो इसका बैठ रहा है भैया वो है 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 कैसे? देखिए, रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेचुरलाइजेशन मतलब भैया पैदा होते जा रहे हैं और आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हेरिडिटी प्रोसेस में आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई। सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब सिक्किम अब हमारे हिस्से में आ गया, मान लेते हैं। मतलब जैसे सिक्किम आया था 35-75 से और 36-75 से वो स्टेट बना, ठीक है। मतलब 36 अमेंडमेंट 1975 और 35 अमेंडमेंट 1975, ठीक है। तो अब सिक्किम के जितने लोग हैं उनको इंडियन की सिटीजनशिप अपने आप मिल गए, तो सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी उसको कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आते हैं 17 which of the following have been mentioned in schedule of Indian Constitution? All states of India, फिर लिखा ऑल यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया या स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये मेंशन है भारत के संविधान में कि नहीं? आंसर है बिल्कुल मेंशन है। भारत की बात करेंगे तो भारत में पड़ता ही क्या क्या है, भारत में पढ़ते हैं स्टेट उसके, और भारत में पड़ती है उसकी यूनियन टेरिटरी। तो भारत के स्टेट मेंशन होंगे और भारत की यूनियन टेरिटरी मेंशन होगी, तो उसके हिसाब से दिया हुआ है। तो बिल्कुल सही, बोथ 1 and 2 है। और कौन से शेड्यूल में है ये और कौन से पार्ट में है? तो भैया जैसे ही किसी भारत के संविधान की बुक खोलोगे तो सबके पहले ही भाग में है। और आर्टिकल 1 तो कहता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और शेड्यूल 1 क्या बताता है? ऑल स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज, या ऑल यूनियन, इंडिया इज यूनियन ऑन इट्स टेरिटरी। तो सब में है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई नॉलेज की आपको जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, आप बस ये याद रखिए मेरे भारत में है क्या क्या। अब भारत में अगर देखा जाए तो भारत में है भैया स्टेट्स, जो हमको स्टेट्स मिले हैं, ठीक है। और भारत में हमारे पास क्या है? यूनियन टेरिटरी, तो वो यूनियन टेरिटरी है, तो बोथ 1 and 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट गिव्स अ स्पेशल एड्रेस ओनली एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल।
डिफीट ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स लीड टू द फॉल ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये हमारा प्रेसिडेंट की एक लेजिस्लेटिव पावर है। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ फर्स्ट सेशन को एड्रेस करते हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज छोड़ दी, फर्स्ट सेशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल को भी करते हैं और बजट सेशन को भी वो करते हैं, इन्होंने बजट सेशन नहीं लिखा तो ये गलत हो गया। डिफीट ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स लीड टू फॉल ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, तो आंसर हो गया 2 ओनली। कैसे क्यों वो हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है, ही कैन समर और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। नेक्स्ट पावर में आते हैं, ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन, वो ऊपर लिखा हुआ था, आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। और बस ये एंड वाली लाइन नहीं इन्होंने जोड़ी, इसलिए को ऊपर वाला स्टेटमेंट इनका गलत हो गया। एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, जिसे हम कहते हैं बजट सेशन, ठीक है, उसको भी हमारा प्रेसिडेंट वो मतलब प्रोरोग मतलब वो करते हैं, एड्रेस करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स आप इससे पूरा पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक इसमें बिल्कुल सही पॉइंट दिखाता हूँ जिससे वो स्टेटमेंट सही है। At the end of the discussion, the motion is put to vote. The motion passed must be passed in the otherwise it amounts to defeat of the government। मतलब मोशन ऑफ थैंक्स आपको कैसे पढ़ना है समझिए। थैंक्स शब्द आ रहा है भैया, प्रेसिडेंट आए, इतने बिजी शेड्यूल से उन्होंने इतना वक्त निकाला, तो उनको एक मोशन ऑफ थैंक्स दिया जाता है, जो हम कहाँ से उठाते हैं, स्पीच फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन से। प्रेसिडेंट को एक धन्यवाद का मोशन दिया जाता है कि आप आए, अपने समय निकाला, फिर वो उसको वोट पे रखा जाता है और ये हमेशा पास होता है, सबको पता है, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये कभी ना पास हुआ हो तो गवर्नमेंट गिरी हो, ठीक है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। मतलब 19 है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, he or she must be belong to the political party or an alliance of party which wins at least 10% of seats in Lok Sabha. The appointment and recognition of the leader of opposition has been provided under salary and allowances of leader of opposition in parliament act 1977। ठीक है, अब इस क्वेश्चन करने का मैं आपको तरीका दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, हाँ ठीक है, 10% जिसके पास सीट होगी वो अपोजिशन में पार्टी आ जाएगी, हाँ, और उसी के पास हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाएगा, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सैलरी, सैलरी में का है उसका अपॉइंटमेंट और ये अलाउंसेस वाले में उसका लीडर ऑफ अपोजिशन की बात होगी, सैलरी नहीं होगा, ये रूल्स एंड प्रोसीजर वाले में होगा। तो इन्होंने जो सैलरी वाला दिया है, सैलरी एंड अलाउंसेस का एक्ट, ये थोड़ा गलत है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर सही बैठ रहा है वो है 1 ओनली, ठीक है, 1 ओनली में लीडर ऑफ पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट वाला सही है। सेकंड वाला सैलरी, आप खुद सोचो, सैलरी में सैलरी उसकी बताएंगे, ठीक है, अलाउंसेस उसके बताएंगे, रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में बताएगा कि एक हमारे यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल देखिए आजकल कितना बर्निंग टॉपिक था, इसमें किसको किसको एग्जाम्पशन मिला है वो पूछा है। द 10th शेड्यूल प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पशन wherein a person shall not be disqualified if he by reason of his election to such office voluntarily gives up the membership to his political party। What are the exempted office under 10th schedule? 10th शेड्यूल के अंदर एग्जेम्प्टिव ऑफिस कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ तरीका। 10th शेड्यूल के अंदर सारे प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट और प्रीसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हमारे यहाँ एग्जेम्प्टेड, याद रखिएगा, तो इसका आंसर हुआ 1 2 3 4। स्पीकर प्रीसाइडिंग ऑफिसर, डिप्टी चेयरमैन प्रीसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन प्रीसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर होता है प्रीसाइडिंग ऑफिसर। प्रूफ ये देखिए एम लक्ष्मीकांत। एक्सेप्शंस लिखा हुआ है, the above disqualification on the ground of defection does not apply if a member after being elected as a presiding officer of the house voluntarily gives up the membership of his party or rejoins it after he ceases to hold that office। तो ध्यान रखिएगा, 10th शेड्यूल या एंटी डिफेक्शन लॉ से एक्सेप्शन सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिला है, ठीक है।
बहुत ये बर्निंग टॉपिक है, सारे क्वेश्चन बर्निंग टॉपिक के हैं, जरूर वीडियो एंड तक देखें। 21. Consider the following statements. Chief Information Commissioner shall hold office for a term of 5 years. She shall be eligible for reappointment. कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर है 1 only. 5 साल या 65 साल तक हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह सकते हैं। शायद इतने समय सुधीर भार्गव हैं, CIC। ही और शी शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये गलत है। कहाँ से गलत है, कैसे गलत है, ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, बिल्कुल सही, जो हमारे से में, और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर, जैसे मैंने बताया। विच एवर इज अर्लियर दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब ये 5 साल 65 साल का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए। तो समझिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कोई 63 ईयर्स में उसकी एज है, वो बनते हैं CIC, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो उनको 2 साल बाद रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। 2 साल बाद क्यों? क्योंकि 2 साल बाद उनकी 65 ईयर्स ऑफ एज पूरी हो जाएगी। अब ऐसे ही एक और स्टेटमेंट समझिए, अगर हमारे यहाँ कोई बनता है 58 की एज में, मतलब 58 की एज में वो बना हमारे यहाँ CIC, तो उसको कब रिटायर कर दिया जाएगा? उसको रिटायर कर दिया जाएगा 63 की एज में, क्योंकि उसके 5 साल टर्म के पूरे हो गए। ठीक है, तो चाहे 5 साल टर्म के पहले पूरे हो जाएं, चाहे एज के 65 पूरे हों, बस आपका रिटायरमेंट आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत बार है। वैसे तो ये फेमस है 6 साल और 65 साल वाला, लेकिन CIC में हम 5 साल वाला दिए। तो ध्यान रखिएगा इन सारे स्टेटमेंट को। CIC भी आजकल बदले हैं, तो ये न्यूज में था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले आया। 22. Consider the following statements. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation. The Speaker of Lok Sabha has the power to adjourn the House signed act. On prorogation, it is only the President who can summon the Lok Sabha. प्रोरोगेशन के वक्त सिर्फ प्रेसिडेंट ही लोकसभा को समन कर सकता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? डायरेक्ट मार्क करूं तो आंसर भैया होगा 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तीनों के तीनों जो हमारे स्टेटमेंट आए वो बिल्कुल सही हैं। अब बिल पेंडिंग इन लोकसभा, जो लोकसभा में बिल पेंडिंग है वो उसके प्रोरोगेशन के बाद, प्रोरोगेशन होता क्या है? प्रोरोगेशन का मतलब होता है एक सेशन को स्थगित करना। एडजर्नमेंट का मतलब होता है प्रेजेंट की सिटिंग को स्थगित करना। तो 22वें का जो हमारा आंसर बैठ रहा है वो बैठ रहा है 1, 2 एंड 3। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज द पावर टू एडजर्न द हाउस साइंड आय। ठीक है, साइंड आय का मतलब होता है जब हम एडजर्नमेंट साइंड आय करते हैं, जब हम अनिश्चित काल के लिए अपने हाउस को स्थगित कर देते हैं, ये स्पीकर कर सकता है। हमारे यहाँ ये लास्ट सेशन में करता है, जब वो कहता है कि अब हम इलेक्शन के बाद मिलेंगे। प्रोरोगेशन, इट इज द ओनली प्रेसिडेंट हु कैन। तो याद रखिएगा, एडजर्नमेंट हमारे यहाँ सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, मतलब स्पीकर और चेयरमैन करेंगे। लेकिन कहीं अगर वर्ड आ गया प्रोरोगेशन, तो हमेशा याद रखना वो प्रेसिडेंट करेंगे, याद रखिए। तो आपको ये क्वेश्चन बड़े सिंपल हो जाएंगे। 23. Which one of the following of the directive principle was added by 42nd Amendment 1976? बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसको याद रखिएगा। कभी भी अमेंडमेंट पढ़ें तो इन वाले को 42nd हुआ, 61 88 हुआ, 44 1978 हुआ, इनको याद ही रखिएगा। तो कौन कौन सा हुआ? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, टू मिनिमाइज इक्वलिटीज इन इनकम स्टेटस, प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल स्टेट, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड करियर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। आंसर है बिल्कुल सही, ए। ठीक है, 39A में ये जुड़ा हुआ है, प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो जो ए वाले स्टेटमेंट है, जाहिर सी बात है भैया, वो जोड़े गए होंगे, तो अमेंडमेंट से ही जोड़े गए होंगे। ठीक है। 24th, which of the following are part of fundamental duties under Article 51A of Indian Constitution? To strive for excellence in spheres of individual and collective activity, to pay taxes by all citizens, to safeguard public property and abjure violence. कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो आप खुद ही ध्यान देंगे, इसके लिए फंडामेंटल ड्यूटी का मौलिक आपके कर्तव्य हैं। अगर आप ध्यान दें तो कभी कोई कर्तव्य आपको ये नहीं कहता है कि भैया पे टैक्स करो, क्योंकि हम कुछ लोगों को तो एग्जम्प्ट करते हैं ना टैक्स पेमेंट के लिए। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन 2, ये जो स्टेटमेंट 2 दिया है ये गलत है।
तो हमारा आंसर जो सही बैठता है वो है 1 and 3 ओनली। 1 and 3 ओनली हमारा बिल्कुल सही है। फंडामेंटल ड्यूटी से थे कि 24 जो कहता है मतलब 24वां क्वेश्चन 1 and 3 ओनली के हिसाब से सही है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। बिल्कुल बर्निंग टॉपिक आजकल हमारा चल भी रहा है, और देखिए स्टेटमेंट भी बड़ा आपको बर्निंग मिलेगा, वो है पुलवामा, लेह, कारगिल और लेह। मतलब सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आंसर मतलब मैं आपको क्वेश्चन का बता दूं क्या पूछा है कि भैया लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ले लद्दाख तो आता है, कारगिल आता है कि नहीं वो सोचने वाली बात है। पुलवामा नहीं आता, पुलवामा आपने अभी जम्मू एंड कश्मीर से सुना था। तो इसमें 1 and 2 ओनली दिया हुआ है, तो 1 and 2 ओनली हम ऑप्शन एलिमिनेशन लगा के मार्क कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन इसमें कैसे लगाया, ले पक्का पता है, पुलवामा नहीं, पुलवामा पक्का पता है कि जम्मू कश्मीर में। तो देखिए इसमें ले के साथ कौन कौन से, 1 ओनली, 2 ओनली दिया है, 1 and 3 ओनली तो हो नहीं सकता, ठीक है, गलत। 2 ओनली हो ही नहीं सकता, ले लद्दाख है ही पक्का। 1 ओनली हो नहीं सकता क्योंकि कारगिल को लेकर हम, बचा ही कौन सा ऑप्शन, 1 and 2 ही ओनली बचा, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया तुरंत क्वेश्चन हो गया। तो ये थे हमारे 25 के 25 सारे पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन। आई गारंटी इनमें से एक आध क्वेश्चन जरूर आपके एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ वाले पेपरों में जरूर आएगा। इवन सिविल सर्विसेज में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, एक्सप्लेनेशन मैंने जिनमें दी है उनको पढ़िएगा और अच्छे से क्वेश्चन लगाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के दूंगा जो हमारे यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए और अच्छे से वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो ये देखिए जो मैंने अभी बताया वो आपको मैं बाय प्रूफ दिखा सकता हूँ। ये देखिए हमारा लेह लद्दाख वाला रीजन है, इसमें लेह आ रहा है और इसमें कारगिल आ रही है, ठीक है। ये हमारा जम्मू कश्मीर है, इसमें पुलवामा आती है, तो लेह कारगिल वाला रीजन हो गया। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। Subscribe my channel, hit the notification bell for regular updates, like करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड आई गारंटी कि इनमें से इन 25 क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन आप जरूर अपने आने वाले पेपरों में जरूर से जरूर देखेंगे। मैं सारे क्वेश्चन बर्निंग टॉपिक से लाया था, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, प्लीज हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड सब्सक्राइब माय, थैंक यू।